तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यस एजुकेशन पर। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए 1.1 प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमने इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आशा है कि आपने उन दोनों वीडियो को देख लिया होगा, तब हमारे इस तीसरे पार्ट पर आप लोग आए होंगे। क्योंकि अगर वो 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये तो बिल्कुल आपके लिए हलवा प्रश्न हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको ये समझ में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा है तो फिर भी आइए देखते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन तो ये है नहीं, लेकिन उन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उसको सॉल्व आप चुटकियों में करेंगे। तो मेरी तो आपको सलाह यही है कि आप उन दोनों वीडियो को देख के तब इस वीडियो को देखें। और ऐसे आपकी मर्जी, आप देख भी सकते हैं। तो एक दूसरी और एक बात होती है कि आप जब भी हमारा ये वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेके बैठा करें। संभव हो तो किताब भी लेके बैठें, ताकि हम जब बताएं आपको तो समझ में आए। वीडियो को रोक के आप देखें इस वीडियो को, ठीक। तो उससे जो होगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। खैर चलिए आइए देखते हैं हम। समुच्चय ए दिया हुआ पहले ही प्रश्न बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, सम्मित संबंध किसे कहते हैं, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। खैर लेकिन फिर भी जब आएगा समय तो हम बताते जाएंगे आपको कि क्या क्या होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का एक पूछ रहा, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 और ये जो है ये डॉटेड पॉइंट है, इसका मतलब 13 14 यानी कि 1 2 3 4 से लेकर 14 तक ये नंबर्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं। में संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर एक्स वाई इस प्रकार से है कि 3x घटाओ y बराबर 0, 3x घटाओ y बराबर 0। तो देखिए एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं रफ में, जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए। देखिए 1 2, अब देखिए 1 से हमको 14 तक लिखना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। चूंकि हमारे प्रांत में भी 14 ही एलिमेंट हैं, ये प्रांत हो गया, और सह प्रांत में भी 14 ही एलिमेंट है, क्योंकि ये ए ही से ए में संबंध है। तो देखिए यहां पे भी लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और ये सह प्रांत है ये हमारा। और सह प्रांत में भी हमारा ये दोनों यही है सेट, दोनों में 14 एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक। अब वो बोल रहा है कि एक्स वाई इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी ये x हो गया और ये y हो गया हमारा। अब देखिए मतलब x इसमें से लेंगे y इसमें से लेंगे। अब इसका मतलब क्या, 3x बराबर y, यही तो है। यानी कि 1 का 3 गुना y के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए इसका 3 गुना, तो ये जाके इससे मिलेगा। उसी तरीके से 2 3 6 ये जाके इससे मिलेगा। उसी तरीके से ये 12 से जाके मिलेगा। और उसी तरह ये 5 3 15 अब किसी से जाके नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके आर में जो अवयव हमारा हो गया वो क्या हो गया, 1 के साथ 3 हो गया, 2 के साथ 6 हो गया और 3 के साथ 12 हो, सॉरी 3 के साथ 9 होगा ना, 3 के साथ 9 हो गया और 4 के साथ 12 हो गया। 3 के साथ 9 हो गया और 4 के साथ 12 हो गया। ये हमारा अवयव हो गए आर में। अब हमको बताना है कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है और क्या ये संक्रामक है। हमने बोला था स्वतुल्य के लिए हमने पढ़ा था कि ए जो होना चाहिए वो आर में होना चाहिए।
ए आर में होना चाहिए, मतलब एक है तो एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए, चार चार होना चाहिए, पांच पांच होना चाहिए। 14 एलिमेंट है, 14 का अपना एक प्रतिरूप होना ही चाहिए। तो देखिए अब एक कारण, कोई एक कारण हम लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि आर जो है, आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है क्योंकि एक एक जो है वो अवयव नहीं है आर का, इसलिए क्योंकि एक एक अवयव नहीं है आर का। तो क्या आर सममित है? सममित होने के लिए हमने पढ़ा था कि ए बी और बी ए दोनों होना चाहिए। तो देखिए एक तीन है लेकिन तीन एक है क्या, तो आर सममित भी नहीं है। लिखेंगे आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तीन तो अवयव है आर का, किंतु तीन एक अवयव नहीं है आर का, इसलिए आर सममित नहीं है। तो क्या आर संक्रामक है? आर के संक्रामक होने के लिए हमने पढ़ा था कि ए बी हो और अगर बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए। तो देखिए एक तीन है, तीन नौ है, एक से तीन पर गया, अब ये तीन जो है नौ पर गया, तो एक को भी नौ पर जाना चाहिए था लेकिन एक नौ नहीं है। तो क्या लिखेंगे? आर संक्रामक नहीं है, आर जो है वो संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है क्योंकि एक तीन और तीन नौ अवयव है आर के, किंतु एक नौ अवयव नहीं है आर का, इसलिए आर जो है वो संक्रामक भी नहीं है। तो मेरी आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या लिख देंगे? अतः आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है, संक्रामक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा हमारे पास कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई इस प्रकार से है कि y बराबर x जोड़ 5 तथा x छोटा है 4 से द्वारा परिभाषित संबंध r है। अब देखिए r में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अब r बोल रहा है कि r में बोल रहा है कि पहले तो x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, यानी अब नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 n का मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 ही रहेगा क्योंकि 4 से छोटा है x। तो हमारे प्रांत में 1 रहेगा। अब 1 रहेगा x अगर, तो y क्या होगा? x में 5 जोड़ने पर यानी कि 6 आएगा। अब 2 हो सकता है प्रांत में, तो 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। वैसे ही 3 हो सकता है प्रांत में, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अब और कुछ नहीं होगा क्योंकि x यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो ये हमारा अवयव है r में, रिलेशन में। अब देखिए यहाँ पे क्या एक एक है, तो r हमारा स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है, नहीं है क्योंकि एक एक अवयव नहीं है आर का, अवयव नहीं आर का, क्योंकि एक प्रांत में तो है लेकिन वो जो है ये आपको मिल नहीं रहा है।
एक एक नहीं मिल रहा है, प्रांत में होने के बावजूद एक एक आपको नहीं मिल रहा है। 2 है प्रांत में, उसके बावजूद आपको 2 नहीं मिल रहा है। 3 है प्रांत में, लेकिन उसके बावजूद 3 आपको कहीं नहीं मिल रहा है आर में। आर क्या सिमेट्रिक है? तो 1 6 तो है, लेकिन 6 1 नहीं, तो आर सिमेट्रिक नहीं है। आर सिमेट्रिक नहीं है, तो यानी कि सिमेट्रिक यानी सममित। आर सममित, आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है क्योंकि आर सममित नहीं है क्योंकि 1 6 तो अवयव है आर का, लेकिन 6 1 अवयव नहीं है आर का। यहां पे ये दिक्कत हो गई है। अब देखते हैं क्या आर संक्रामक है। तो आर संक्रामक होने के लिए हमने कहा था कि अगर ए बी हो और अगर बी सी हो तो ए सी हमको खोजना है। तो यहां देखिए 1 6 है, लेकिन 6 आगे फिर बी बन के आया क्या? नहीं बन के आया, तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है यहां इसके लिए। तो ये संक्रामक हो गया, क्योंकि जब तक ये बी ए नहीं बनेगा, यानी जब तक 6 आगे नहीं आएगा तब तक हम नहीं खोजेंगे। बात समझ में नहीं आई? हमने कहा कि ए बी अगर है आर में और फिर अगर बी सी है, अगर बी सी है, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ए बी है और अगर बी सी है, यानी तक कि ये बी जो है एक बार आगे आ गया है किसी के, तब हमको ए सी खोजना है। तो हमको ए सी खोजना है, अन्यथा नहीं खोजना है। तब हमको ए सी खोजना है, अन्यथा नहीं खोजना है। तो ऐसी स्थिति में जरा देखिए आप, 1 6 तो है, 6 कभी आगे आया क्या? 6 जब आगे नहीं आया तो ये संक्रामक का रूप है। लेकिन अभी इनके लिए भी देख लें, 2 आगे है 7 पीछे है, 7 फिर कभी आगे आया क्या? नहीं आया, तो खोजने की जरूरत नहीं है। 3 8 है, फिर 8 आगे आया क्या? कभी नहीं आया। तो आर जो है आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, आर संक्रामक है होने के लिए कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे लिख देते हैं कि आर संक्रामक है। उसके लिए आपको कोई मतलब कि आपको अपने तरफ से उक्ति देने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं होती है। कोई चीज होने के लिए, नहीं होने के लिए आपको कारण देना होता है। होने के लिए कारण क्या देंगे? होने के लिए तो बहुत से कारण होते हैं, तो सभी कारण से ये हो चुका है। तो आर संक्रामक तो है, अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, क्योंकि ए बी अवयव है आर का, ए बी बी सी और ए सी अवयव है आर के, ये लिख सकते हैं आप। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कारण देने की आवश्यकता है। तो आर देखिए यहां पे आर जो है आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है, सम्मित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स वाई इस प्रकार से है कि वाई भाज्य है एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तब देखिए आर जो है वो स्वतुल्य हो जाएगा, आर स्वतुल्य हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा कि चूंकि प्रत्येक संख्या खुद से भाज्य होती है, भाज्य होती है। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो अवयव होगा आर के लिए, फॉर ऑल ए अवयव होगा आर का उन सभी ए के लिए जो अवयव हैं ए के। ठीक, अतः आर क्या है? आर स्वतुल्य है। लेकिन आर जो है वो क्या संक्रामक है? इसके लिए देखना है, देखिए हमको ये लेके चलना होगा कि हमको नहीं साबित करना है।
हर बात को नहीं साबित करने के लिए हमको लेके चलना होगा कि हम हर बात को नहीं साबित करें। तो देखिए, अब 1 से 2 भाज्य है, लेकिन क्या 2 से 1 भाज्य है? नहीं है ना। 1 से 2 तो भाज्य है, लेकिन 2 से क्या 1 भाज्य है? नहीं है। तो बस बोल देंगे कि R सममित नहीं है। R सममित नहीं है। क्यों नहीं है भाई? नहीं है क्योंकि 1 2 अवयव है R का, लेकिन 2 1 अवयव नहीं है R का। ठीक, अच्छा, तो क्या R संक्रामक है क्या? तो देखिए क्या क्या इसमें अवयव हो सकते हैं R में। R में देखिए क्या क्या अवयव हो सकते हैं। देखिए 1 1 तो हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 6 6 भी हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। 1 से सभी भाज्य हैं, तो 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा। तो सभी में कॉमा लगा दीजिए। 1 5 भी होगा और 1 6 भी होगा। उसी तरीके से अब 2 से भाज्य होने के लिए 2 से केवल 4 और 6 भाज्य हैं, तो 2 4 होगा और 2 6 होगा इसमें। अच्छा, और देखिए तो जरा 3 से भाज्य होने के लिए 3 और 6 है, 3 6 होगा। और देखिए तो जरा, क्या 4 से भाज्य होने के लिए कुछ नहीं, 5 से भाज्य होने के लिए कुछ नहीं, 6 से भाज्य होने के लिए कुछ नहीं। ये इतने अवयव हैं इसमें। अब देखिए हमने कहा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन सबको तो आप देखिए ही नहीं, क्योंकि ये सब जो है वो संक्रामक होते हैं। यहां से हम चेक करते हैं कि देखिए 1 2 पर गया और 2 कहां गया? 2 4 पर गया। तो क्या 1 4 है? तो बिल्कुल 1 4 कहीं ना कहीं होगा, ये 1 4 है। अच्छा ठीक, तो इसके लिए ये संक्रामक है। 1 2 पर नहीं, अभी 2 और 6 भी देखना है। 1 2 पर गया, फिर 2 6 पर गया, तो 1 6 है क्या? बिल्कुल 1 6 है। तो ये तो बिल्कुल संक्रामक है। अभी 1 3 के लिए देखिए, 1 3 पर गया, 3 कहीं गया, 3 6 पर गया, तो क्या 1 6 पर गया? बिल्कुल गया हुआ, कहीं ना कहीं यहां पे गया है। तो ये भी जो है वो संक्रामक है 1 3 के लिए। अब 1 4 के लिए देखते हैं। 1 4 पर गया, क्या 4 कहीं और गया? नहीं गया, तो देखने की आवश्यकता नहीं है। 1 5 पर गया, तो 5 कहीं गया क्या? नहीं गया। 5 आ गया या नहीं आया? गया कहने का मतलब मेरा कि 5 आ गया या नहीं आया। 1 6 पर गया, 6 कभी आ गया है क्या? नहीं आया है। 2 4 पे गया है, 4 कभी आ गया है क्या? नहीं आया है। 2 6 पे गया, 6 कभी आ गया है क्या? नहीं आया। 3 6 पे गया, 6 कभी आ गया है क्या? नहीं आया। तो R संक्रामक है। क्या लिख देंगे? R संक्रामक है। R संक्रामक है। क्यों है? लिखने की आवश्यकता है क्या? तो लिख दीजिए, क्योंकि AB और BC अवयव हैं R के। इसका मतलब है कि AC भी अवयव होगा R का, है ना। ठीक, और सभी ABC जो अवयव है एक के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही सॉल्व होगा। तो हम क्या कहेंगे कि R क्या है? R स्वतुल्य और संक्रामक है। R स्वतुल्य और संक्रामक है, और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। सममित नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको पूरा हल करने आ जाएगा। ठीक, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स वाई इस प्रकार से कि एक्स माइनस वाई यानी एक्स घटा वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। अब इसमें देखना है ये स्वतुल्य है, सम्मित है कि संक्रामक है या तीनों में से कोई नहीं है, ये देख लेना है। तो देखिए हल, मान लीजिए कि कोई एक संख्या ले लेते हैं ए जो कि पूर्णांक में हो, तो माना ए जो जेड में है के लिए ए घटाओ ए बराबर 0 है, जीरो जो है पूर्णांक में है, 0 पूर्णांक में है, तो इसका मतलब ये है कि ए बिलोंग्स करेगा जेड से, यानी ए का संबंध पूर्णांकों में होगा। तो जब पूर्णांकों में होगा तो क्या हो जाएगा, सभी ए जो बिलोंग करेगा जेड से यानी कि संबंध रखेगा जेड से के लिए। तो बस अतः आर क्या है, आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है मतलब कि कोई भी संख्या खुद में से घटाएंगे तो 0 देगा, और 0 देगा तो 0 तो एक पूर्णांक है, तो इसलिए ये स्वतुल्य है। क्या सम्मित है, किसी संख्या ए और बी जो कि जेड से हो के लिए ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो ये बता रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, इसको इंप्लाइज दैट बोलते हैं, ये बता रहा है कि b माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा, भले ही निगेटिव हो, भले ही ऋणात्मक हो, लेकिन एक पूर्णांक तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए बी और बी ए का संबंध आपका आर से है। अतः आर क्या है, आर सम्मित है, आर सम्मित है। अब देखिए किसी पूर्णांक ए बी और सी के लिए, किसी पूर्णांक ए बी और सी जो कि जेड में है के लिए, देखिए ए घटाओ बी, ठीक है, अगर जेड में है और बी घटाओ सी भी जेड में है यानी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये है कि ए घटाओ सी भी जेड में होगा ही होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि ए बी, बी सी और ए सी ये सभी अवयव हैं जेड के, सभी ए बी सी जो जेड में है के लिए। अतः हम कह देंगे, अतः क्या आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः आर स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है, संक्रामक है। ये बात आपको समझ में उम्मीद है कि आ रही हो। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का 5वां भाग यानी कि 5वां प्रश्न देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और हमारे आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है, 1 नंबर प्रश्न समझते समझते आप थोड़ा सा थक भी गए होंगे, तो आइए उसके बाद हम लोग अगले वीडियो से गर्दा उड़ाएंगे। इस एक्सरसाइज का पूरा दम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे।
आज तो ये खाली हम समझ रहे हैं, आज ये आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो रहा है, बस यही है। तो आइए देखते हैं कि 5 नंबर क्या बोल रहा है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। तो लेकिन अगर हम आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। ए आर एक्स वाई इस प्रकार से कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसको भी देखना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब कि यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं किसी जगह काम कर रहा हूं तो मैं उसी जगह काम कर रहा हूं, तो यानी कि एक्स कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है। इस कॉलम को अगर भरना है हमको तो यहाँ पे भी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स वहीं पे काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बाहर का आदमी नहीं है। ठीक, तो ये हो सकता है। तो आर जो है आपका स्वतुल्य है, ये ऐसे करके लिखेंगे आप। मैं खाली बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है क्योंकि जगह की कमी है। अच्छा, ये जो आर है आपका ए में वो सम्मित भी है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स और वाई एक जगह काम करते तो वाई और एक्स भी एक जगह काम करते होंगे, तो एक्स वाई अगर एक जगह काम करते तो वाई और एक्स भी एक जगह काम करते होंगे, तो इसलिए ये सम्मित भी है। आर जो है आपका संक्रामक भी है, क्योंकि एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं और वाई और जेड अगर एक जगह काम करते हैं तो एक्स और जेड भी एक जगह काम करते होंगे। जैसे मान लीजिए एक्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया इस डिब्बे में कि एक्स वाई एक साथ काम करते हैं, और इस डिब्बे में हमने लिख दिया कि वाई जेड एक साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और जेड भी तो एक ही साथ काम करते हैं, एक स्थान पर काम करते हैं। तो बस यही बात थी। तो ये सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक, यानी कि तुल्यता संबंध है। ठीक, आर एक्स वाई इस प्रकार से कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वही बात, अरे एक साथ काम करना चाहे एक ही मोहल्ले में रहना, बात एक ही है, बस आपकी मोहल्ले में रहना बोल दिया गया, पहले काम करना बोला गया था एक स्थान पर। तो एक्स और एक्स रख सकते हैं, इसलिए ये स्वतुल्य है। एक्स और वाई अगर एक मोहल्ले में रहते हैं तो इसका मतलब वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और अगर एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब कि एक्स और जेड भी तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। बी सी वाला आर के लिए देखा जाए कि एक्स वाई इस प्रकार से कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये स्वतुल्य नहीं है भैया। मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता हूं? आप खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे कैसे होंगे? तो ये स्वतुल्य नहीं है, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता है, कोई हम नहीं बराबर होंगे ना, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, ये सम्मित भी नहीं है। अगर मैं हूं और यहाँ पे मोहन है तो मुझसे मोहन 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो फिर मैं मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता हूं। यानी कि एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो अब वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी कि वाई अब आगे नहीं आ सकता है। ठीक, तो ये सम्मित भी नहीं है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव तो और नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब कि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स और जेड एक ही बक्से में नहीं आ सकते। तो यानी कि सी जो है आपका ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आपको लिख देना है बस। डी का आर देखते हैं। एक्स वाई इस प्रकार से कि एक्स वाई की पत्नी है, तो ये बताइए जरा कि कोई अपनी ही पत्नी होता है क्या? जैसे मैं खुद की पत्नी हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं। कोई खुद का ही तो नहीं होता है पति या पत्नी, तो एक्स तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए स्वतुल्य होगा नहीं। अब देखिए, मैं और मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी है तो मैं उसकी पत्नी नहीं हो सकता हूं। अब मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या फिर वाई एक्स की पत्नी होगी? ये पत्नी है, ये पति है, तो क्या अब ये पति हो सकता है और ये पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना।
ये तो गलत बात है, तो ये जो है वो सम्मित भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई जेड की पत्नी होगी? वाई जेड की पत्नी नहीं होगी। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी नहीं होगी। तो ये संक्रामक संबंध है, क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा है। इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। ई एक्स वाई के पिता है, कोई अपना ही पिता नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित है क्या? एक्स वाई के पिता है, वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है। तो ये जब एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, ये सम्मित नहीं है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? मान लीजिए कि एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का दादाजी हुआ, ना कि पिता हुआ, तो एक्स और जेड नहीं। तो ये जो है न तो सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा देखा। उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे देखने के लिए प्रश्नों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। मिलते हैं अगले